हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसकी हेल्प से क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स की मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, BSEH प्रैक्टिस पेपर्स मार्च 2024। इससे पहले आपका सैम्पल पेपर डाला गया था और ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। तो 4 प्रैक्टिस पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। इन चारों का सॉल्यूशन मैं यहाँ अपलोड करूँगी और जब आप उन चारों का सॉल्यूशन कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी सॉलिड हो जाएगी कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर का कोड होता है और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स डायरेक्ट मिल जाएं। कई बच्चों को पता ही नहीं होता मैंने इतना सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैं सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से एवरी ईयर एक सीरीज अपलोड करती हूँ। लास्ट 2 ईयर से मैं एक लेक्चर में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन करा देती हूँ, कई बार 2 चैप्टर्स का भी, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो उन सबको आप मेरे चैनल पर जाओ और देखो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सिलेबस भी आपका फुल्ली अपलोड है चैनल पर, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर सेट ए, ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस है जो मेरे ख्याल से मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप दूसरी बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, पहले 10th में दे चुके हो। वही बातें हैं कि इसमें टोटल कितने पेजेस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, सीरियल नंबर आपने अपना आंसर शीट पे भी लिखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यही सब बातें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पेपर के पैटर्न के बारे में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ये देख लीजिए कि इस पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शन है ABCDE। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस है 1-1 मार्क के, B सेक्शन में 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, C सेक्शन में 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, और डी में 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, और यहाँ 3 क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बेस है 4 मार्क्स के। सभी कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन है, कैलकुलेटर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना आज के वीडियो से सेक्शन नंबर A को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान मुझे लगा है कंपैरेटिवली। 10th क्लास का पेपर जो है स्टैंडर्ड का, वो थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N। N मीन्स नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है AB, ठीक है, और A इज इक्वल टू B-2 है। ध्यान देंगे, A और B का पेयर है, A B से 2 कम है, बिल्कुल डायरेक्ट बात है। जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से 2 कम है, ठीक है, और B 6 से बड़ा है। इन तीनों बातों को आपने मिक्स करना है। A B से छोटा है तो A B से 2 छोटा है, तो 2,4 ये सही है, 3,8 3,8 ये तो नहीं है, 6,8 A B से 2 कम है, ये भी सही है, ये नहीं है, तो ये दोनों तो कट हो गए। अब बच गए ये दोनों। इनमें से राइट ऑप्शन क्या है, अब इस पे फोकस करो। B इज ग्रेटर देन 6, यानी जो बाद वाला एलिमेंट है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो वो तो यही वाला एलिमेंट है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C बन जाएगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बहुत छोटी सी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, थीटा होता है कब, जब थीटा की वैल्यू -π/2 टू π/2 के ओपन इंटरवल में हो। आपको इनकी प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो अंदर वाला एंगल है ये तो भैया अपना 7π/6 है, यानी पाई से ग्रेटर है। तो यहाँ आपको एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और ये जो 7π/6 है इसको मैं लिख दूंगी पाई प्लस π/6। 6 1 6 भाई, 6 1 6 प्लस 1 हो गया 7π/6। अब फिर से एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। अपनी क्या आइडेंटिटी है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो ये जो टेंजेंट पाई प्लस π/6 है ये टेंजेंट π/6 बन जाएगा। क्लियर है, तो अंदर ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट π/6। और अब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी क्योंकि ये एंगल 90 से कम है, तो हमारा आंसर π/6 आ जाएगा। और अब देख लीजिए π/6 ये है आपका ऑप्शन नंबर B। दिख रहा है, मैं क्लियर करूँ यहाँ से, सॉल्यूशन आप नोट कर लो, मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ। और ये देखो π/6 इज द ऑप्शन नंबर B, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। देखो भाई, मैट्रिसेस है आपका
इफ़ ए, ये हिंदी में है तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। और थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये देखो भाई, बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है अभी हिंदी में पढ़ते हो। हरियाणा में तो मुझे लगता नहीं हिंदी मीडियम होगा, लेकिन फिर भी पेपर बाइलिंगुअल है। ए आपको गिवन है टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट टेंजेंट थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 और ए प्लस ए डैश 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी है, तो आपने थीटा की वैल्यू बतानी है। तो पुट कर दो वैल्यू, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 2i, यहाँ ए रख दो, टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, और ये 2i के इक्वल है। 2i का मतलब 1 0 0 1, i का डबल, इन दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट में तो टेंजेंट में टेंजेंट ऐड करोगे तो 2 टेंजेंट थीटा, ये कोटेंजेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है 0, यहाँ भी 0 और यहाँ हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया। अब आगे चले तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो 2 0 0 2 आ जाएगा। कंपेयर कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो 2 टेंजेंट थीटा बेटा 2 के इक्वल आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट थीटा 1, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, π/4 पर होती है, तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अरे एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखो, एक मिनट थोड़ा स्लाइड कर लेती हूँ, ऊपर कर लेती हूँ मैं इसको, कि इफ़ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैसेज वॉइस आ रही थी, फ़ोन साइलेंट किया मैंने बीच में। इफ़ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो केवल 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। क्लियर है, दोनों को जोड़ दोगे तो 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस ए यानी 0, यानी a ट्रांसपोज 0, जब a ट्रांसपोज 0 है तो a भी 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, देन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2, ध्यान देंगे, और x3 y3 हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अब वर्टिसेस लिख दो, 1 0 1 0, फिर दूसरा है 6 0 और 4 3, और ये हो जाएगा 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि 0 वाला, जिसमें ज़्यादातर कॉलम, जिस कॉलम में या रो में ज़्यादातर 0 हम उससे एक्सपेंड करते हैं, तो क्यों ना हम इसको अपना C2 से एक्सपेंड करें, तो हमारा काम बहुत कम हो जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय C2। तो बच्चे 1/2 को मैं यहाँ रख लूँगी बीच में, और ये मेरा इससे एक्सपेंड कर रही हूँ, ध्यान देना, तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, और ये एलिमेंट है 3 2 3 1 3 2, तो 3 2 का मतलब यहाँ माइनस का 3 आएगा, 3 वाली रो और कॉलम कट जाएगा, तो ये 1 1 6 1 बचेगा। क्लियर है, 1/2 माइनस बाहर आ जाएगा, 3 ये रह जाएगा, और ये बनेगा 1 - 6। क्लियर है, माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 3 इंटू -5, 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 5 3 जा 15/2 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर हम चेक कर लेते हैं कौन सा है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं दिखा दूं कि प्रीवियस स्लाइड पर ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है, बट यहाँ हिंदी मीडियम में, तो मैंने अगली स्लाइड ले ली है। यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, तो ये देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू x log x देन d² y/dx², यानी आपने डबल डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल मुझे आसान लगा, बहुत ज़्यादा आसान लगा आपका पेपर। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे x एज इट इज, log x की डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस log x, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो y2, सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 प्लस 1/x यानी 1/x आ जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब हमें इंटीग्रेशन करनी है किसकी, √x
+1/√x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। पावर ले लो, ये है x पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू पावर -1/2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पावर n+1/n+1+c। ठीक है, तो अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल पेपर मैं इसको कहूँगी अभी तक। तो फर्स्ट सेक्शन में 1/2 + 1 1/2 + 1 x रेज टू पावर -1/2 + 1 x रेज टू पावर -1/2 + 1 और प्लस c आ जाएगा। ये बनेगा, देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 3/2, यस 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये करोगे तो अरे एक मिनट यहाँ मैंने गलत कर दी, यहाँ x नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c, रेसिप्रोकल्स कर दो 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस c। आंसर मैच कर लो 2/3। एक मिनट देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस दिस वन। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो जरा, ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में ले आते हैं अपना। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इतना आसान क्वेश्चन है। आप ये देखो, आपको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर e रेज टू पावर x के ब्रैकेट में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दोनों हो तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाती है e रेज टू पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। मतलब क्या है कि e रेज टू पावर x के ब्रैकेट में दो टर्म है, एक फंक्शन है, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है। तो पूरे के पूरे को कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो e की पावर x को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका इंटीग्रेशन के बाद वाला आंसर आ जाएगा। अब अगर तुम fx को 1/x ले लो तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये 1/x तो मेरा फंक्शन है और -1/x स्क्वायर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं फॉलो करती हूँ तो e रेज टू पावर x इंटू 1/x ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हिंदी मीडियम में है, अगले पेज पर इंग्लिश में मिलेगा, तो हम अपना इंग्लिश मीडियम पर चलते हैं। ये भी बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। -1/1 x रेज टू पावर 5 dx, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है -a2a fx dx। अगर ये फंक्शन ओड हो तो इंटीग्रेशन 0 हो जाती है, और x रेज टू पावर 5 ओड है, क्यों? अगर मैं x की जगह -x लगाऊंगी तो ये माइनस ऑफ x की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ -x माइनस ऑफ fx बन जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आएगी? 0। प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQ हैं वो सारे मैंने आपके चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देखकर इनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए अभी हाँ आपको फाइनल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। अब इसमें यहाँ पर 2 बार यहाँ डिफरेंशिएशन हो रही है और 1 बार यहाँ, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। 11वां थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मामूली सा मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है उन्हें समझ ना आया हो। विच सब्सटीट्यूशन कैन सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म? 2 तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है dy/dx इज इक्वल टू fy/x। अगर y/x हो, बस आपको एक बात याद रखनी है कि ब्रैकेट में जो फॉर्म है उस फॉर्म को v रख दो, x राइट में, अरे आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे याद नहीं रहता एक्चुअल में, मुझे यहाँ ना फोटो दिखती नहीं है अपनी, और मतलब ये आपको दिखती है, मुझे शूट करते टाइम नहीं दिखती है। तो ये जब भी ये ब्रैकेट में जो टर्म है y/x, इसको जस्ट आपने v पुट कर देना है तो y की वैल्यू vx आ जाएगी। लेकिन हमारा तो ये क्वेश्चन है तो हमने x/y को v पुट करना है, तो x की वैल्यू vy आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा कि अगर मैं x की जगह vy रखती हूँ तो मेरी होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो गया? दोनों बातें बता दिए मैंने जो पेपर में दिया गया था वो भी बता दिया है, और जो अदर ऑप्शन था वो भी बता दिया है। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 12 पर। कॉन्टिन्यूटी एक पार्ट इसका जरूर आता है। इफ दिस फंक्शन
इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर मेरे वीडियोस आप कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं तो मैंने बार बार बताया कि 1 मार्क में जब भी ये तरह का क्वेश्चन आ जाता है कॉन्टिन्यूटी का, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन, भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी 0 पे वो होना चाहिए। लेकिन 1 मार्क में हम कोई लिमिट नहीं निकालेंगे, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस दे रखा है उस पॉइंट को इसमें भी पुट कर दो और इसमें भी। समझ में आ रही मेरी बात? लेफ्ट में इसमें पुट करो तो साइन 0 माइनस कॉस 0, और राइट में कहीं पुट करने के लिए है नहीं तो राइट में केवल के, इनको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू के की वैल्यू -1। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एटसेट्रा अलग से निकालना होता है, लेकिन 1 मार्क के लिए बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए लाइन हैज, बहुत आसान, डायरेक्शन रेशोज। भाई एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो 2, -1 और -2 हैं, डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो ABC हैं तो A² + B² + C² का अंडर रूट निकालो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू निकालती हूँ तो वो बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और -2 के स्क्वायर का अंडर रूट, 4 1 4, 9 9 का अंडर रूट 3। इन सबको 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन 2/3 -1/3 एंड -2/3। बिल्कुल सिंपल, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। डेसिमल हटा दो, ऊपर का डेसिमल हटाओगे 32/100, नीचे का हटाओगे तो ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10 और 2 16 जा 32, तो बच्चे 16/25 आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। 2 कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर अगर कॉलिनियर हैं, कोलिनियर कब होते हैं? जब उनका जो सपोर्ट है, जो उनकी डायरेक्शन है वो या तो वो एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में हो या पैरेलल में हो, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर है लेकिन ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको क्लीन कर लेते हैं साथ साथ, बहुत आसान पेपर दे रखा है, बहुत आसान। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 2 इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट इफ दिस रिजल्ट होल्ड। देखो मेरी बात सुन लो, 2 इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए बी की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक बात आप ध्यान रखना कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसकी वजह से। लेकिन ए डैश की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ए, बी डैश की होती है 1 माइनस पी बी, और यही बात ये कह रहा है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, तो ये आपका ट्रू है। 17th यहाँ हिंदी मीडियम में है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17। इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर सकूं। टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए। अब मैं इतनी मेहनत करके लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, और फिर आप देखते नहीं हैं तो फिर दूसरा लेक्चर बनाने का मन नहीं करता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखना है और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको पहुँचाना है। क्वेश्चन नंबर 17, the probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। 10वीं का क्वेश्चन है ये। जब डाई के पेयर को रोल करेंगे तो 36 आउटकम आते हैं। कौन कौन से आउटकम आते हैं, कुछ याद है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, ऐसे 36 आउटकम आते हैं। और ये कह रहा है कि दोनों डाई पर ही, ईच डाई पर इवन प्राइम नंबर हो। इवन प्राइम नंबर अकेला 2 होता है, और वो दोनों पे आए तो 2 2 का एक ही केस होता है, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/36 हो जाएगी। टोटल आउटकम 36, फेवरेबल आउटकम 1।
क्लियर है। चलो भाई आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। वेक्टर ए एंड बी गिवन है और आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर ए है 2i + j + 3 के, वेक्टर बी है 3i + 2j - 3i + 5j - 2 के। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले निकाल लो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैं यहाँ लिखती हूँ i j k। ए के कॉम्पोनेंट्स 2 1 3, बी के कॉम्पोनेंट्स 3 5 -2। इनको एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो से i इंटू डिटर्मिनेंट आपको आता है -2 -15, ठीक है, -2 -15। फिर -j लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा और ये आएगा -4 -9, ठीक है। तो -4 -9 और प्लस k लेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 3। तो बच्चे ये हो गया -17i, ये बनेगा 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13j और ये हो जाएगा 7k। हो गया, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनके सभी कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम कर दो। 13 है भाई, ये 13 और उसका कर दो अंडर रूट। 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का होता है 169 और 7 का होता है 49। 9 18 27 2 6 और 4 10 2 12 और 8 20 2 2 2 4 507 का अंडर रूट। ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए कैलकुलेशन। 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169, 7 का 49 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं आपके। अब हम चलते हैं, दो ही क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं, एक आपको असर्शन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। असर्शन एक स्टेटमेंट होगी जिसको आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। रीजन में भी कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा जो आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये दोनों ट्रू हैं और रीजन की वजह से असर्शन ट्रू है तो ए ऑप्शन चूज करते हैं। अगर ये दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है तो बी चूज करते हैं। असर्शन यानी पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो सी चूज करते हैं, और पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो डी चूज करते हैं। तो बहुत ही आसान सा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कहता है, इफ आर इज द रिलेशन, if R is the relation defined in the set 1 2 3 4 5 6 और R क्या है, ए बी ए प्लस 1 है यानी बी ए से एक ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इक्विवेलेंस तब होगा जब रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 से रिलेटेड होगा, लेकिन 1 1 से रिलेटेड हो नहीं सकता क्योंकि जो बाद वाला एलिमेंट है जो बी है वो पहले वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, पहली बात इसने बिल्कुल ट्रू कही है। ए रिलेशन इज, रीजन क्या कह रहा है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बिल्कुल ये भी सही है कि तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो ये इक्विवेलेंस होगा। दोनों ट्रू हैं और रीजन का यूज करके ही हमने ऊपर चेक किया कि भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं था इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन की वजह से असर्शन प्रूव हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब हम जल्दी से अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या असर्शन दे रहा है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, ट्रू है। द एंगल थीटा बिटवीन a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2 इज गिवन बाय दिस वन। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू है। भाई हम परपेंडिकुलर कब देखते हैं कि कॉस थीटा मुझे पता है कि b1 डॉट b2 बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 कब होगा तो कोस 90 हो जाएगा और कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जीरो कब होगा, जब ऊपर वाला जीरो होगा यानी b1 डॉट b2। यानी हमने रीजन का यूज असर्शन में कर लिया है और इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सेक्शन नंबर ए का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, देखें, अपने व्यूज़ दें ताकि मैं बहुत जल्द आपके लिए सेक्शन नंबर बी का सॉल्यूशन भी ला सकूं। थैंक यू।